कि इसकी जो एक्विजिशन है वो तो रेलवे एक्ट के तहत की जाएगी, लेकिन जो इसका मुआवजा है वही फैक्टर 1, फैक्टर 2 और उसमें जो फॉर्मूला दिया है उसी के हिसाब से इसमें भी इस रेलवे एक्ट का और उसके साथ में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को मिलाकर इसमें इसका प्रोसेस दिया है। दूसरी बार भी बहुत सारे तकरीबन 50% से भी ज्यादा लोग द्वारा उनको विस्थापन जो है वो झेलना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर बनाए थे। लोग विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास कुछ ही लोगों को सिर काट कर किए जाएं, ये मैं समझता हूं कि बहुत गलत है। आज जो एक बिस्वा जमीन खरीदना भी बहुत महंगा हो गया। और अभी जो आपको मुआवजा जो एनएच से मिला और जो अभी रेलवे से मिलने जा रहा है, तो इससे तो बहुत ही अन्याय लोगों के साथ होगा। इसमें मुआवजा राशि बहुत ज्यादा लोगों को मिलने वाले नहीं है, क्योंकि सर्कल रेट पहले से ही कम है। बनाला से जो ट्रेन है वो वहां तक टनल तक आएगी और उसके बाद कुल्लू की तरफ जो है दलासनी की तरफ चली जाएगी तकरीबन 1 किलोमीटर, और फिर वो दोबारा वापस आएगी। फिर उसके बाद पूरा टकोली नगवाई को बर्बाद करते हुए और जो हुरला में फिर उसको पार किया जाएगा। बहुत सारे परिवारों से मिले, वो बहुत चिंतित हैं और बहुत व्यथा में है कि जी अब दूसरी बार हम पैसा कहां से लाएंगे, घर कैसे बनाएंगे। हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं, केंद्र की सरकार कह चुकी है, मोदी जी कह चुके हैं, गडकरी जी कह चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर 1 किसी भी हालात में नहीं लग सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे फैक्टर 2 लगाया जाएगा, यानी कि 4 गुना का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है, और मुझे लगता है यही हाल अब रेलवे में भी होने वाला है। इसमें भी जो फैक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। सर्कल रेट पहले ही डाउन है और 2-3 साल पहले तो और डाउन कर दिए गए थे, क्योंकि ये रेलवे लाइन जो है सड़क से तकरीबन 100 मीटर ज्यादा है, तो वहां रेट आधे रह जाते हैं। बिलासपुर ले रेलवे लाइन जो है वो सामरिक महत्व तो उसका है ही, उसके साथ पर्यटन और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हिमाचल को लद्दाख के साथ जोड़ती है। और जैसा आप जानते हैं कि हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है चाइना और जो उसके साथ पाकिस्तान लगता है, और उसके लिए जो साजो सामान जो सेना को ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी इस रेल लाइन की जो है ज़रूरत ये महसूस की गई है, ख़ास करके कारगिल युद्ध के दौरान में, क्योंकि जो हमारा एक रोड है जोजिला से और जो हमारा रोहतांग होके जाता है वो काफ़ी नहीं है, और इसीलिए आपने देखा कि ये रोहतांग टनल भी यहाँ पर बनी है और जोजिला टनल का काम भी बहुत ज़ोरों पर चला है। तो इस तरह ये जो रेलवे लाइन की जो डीपीआर है 2022 में पूरी की गई है, और तकरीबन इसको 5 फेजेस में पूरा किया जाएगा, और इसकी मंजूरी जो है वित्त मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने दे दी है। और अब ये फाइल जो है एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और प्राइम मिनिस्टर के पास अप्रूवल के लिए है, और तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा खर्चा इसके ऊपर आएगा। और जैसे आप जानते हैं कि भानुपल्ली से लेकर बिलासपुर तक ये रेलवे लाइन का काम बहुत जोरों से चला है, और 2027 तक उम्मीद है वहाँ पूरा हो जाएगा। अगला फेज़ होगा बिलासपुर से मंडी, और उसके बाद अगला फेज़ होगा मंडी से मनाली, और उसके बाद मनाली से उपशी के बाद ले, और ले के बाद एक 13 किलोमीटर का एरिया पड़ता है जो प्योरली आर्मी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सामरिक दृष्टि से और आर्थिक और पर्यटन के हिसाब से भी ये जो टनल है बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का जो कानून है, और हिमाचल में 1 जनवरी 2015 से जो यहाँ पर लगा है, और जिस तरह आपने देखा है हिमाचल में बहुत सारे 4 लेन्स या दूसरे लेन्स या एयरपोर्ट्स या जिसके लिए भी भूमि का अधिग्रहण किया गया है, वो नेशनल हाईवे एक्ट के तहत जो है 4 लेन्स की जो है एक्विजिशन की गई है। और इसी तरह ये रेलवे मिनिस्ट्री की रेलवे लाइन है, तो इसका जो रेलवे का जो एक्ट है 1894 का जो एक्ट है, उसके तहत इसकी एक्विजिशन की जाएगी, और ये कंपलसरी एक्विजिशन है, क्योंकि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, नेशनल मकसद से ये रेलवे लाइन बनाई जा रही है। और इसलिए जो इसकी प्रक्रिया है तकरीबन वही प्रक्रिया है जो कि एनएच एक्ट में थी, कि इसकी जो एक्विजिशन है वो तो रेलवे एक्ट के तहत की जाएगी, लेकिन जो इसका मुआवजा है वो जो भूमि अधिग्रहण 2013 का कानून का जो मुआवजा है उसके अंतर्गत जो है लोगों को इसका मुआवजा जो है
वही फैक्टर 1, फैक्टर 2 और जो हिसाब उसमें जो दिया है, उसमें जो फॉर्मूला दिया है, उसी के हिसाब से इसमें भी जो है इसको जमीन का अधिग्रहण करने का और उसका मुआवजे का इस रेलवे एक्ट का और उसके साथ में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को मिलाकर इसमें इसका प्रोसेस दिया है। पिछले 1 हफ्ते से इस पूरे इलाके में, चाहे बल का इलाका हो, आप मंडी से आगे का इलाका हो, नगवाई का इलाका हो, टकोली का इलाका हो, यहाँ पे बुर्जियां लगने शुरू हो गई हैं। और मेरे तो समझ से परे की बात है कि बुर्जियां तो लगा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि ये सेंटर लाइन है या लेफ्ट बाउंड्री है या राइट बाउंड्री है, इसका यार्ड कहाँ पर होगा, और ये पक्की बुर्जियां जो है लगा रहे हैं। और जबकि रेलवे एक्ट में भी प्रावधान है 20A का कि शुरू में नोटिफिकेशन होगी, लोगों से ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, लोग ऑब्जेक्शन देंगे, और ये बिना बताए मान लो लोगों के घर के आंगन में आपने बुर्जियां लगा दी है, लोगों की जमीनों में बुर्जियां लगा दी है। लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि जमीन रेलवे के लिए ना ली जाए, लेकिन बड़ी हैरानी की बात है जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, अलग अलग एक्ट्स हैं, प्रावधान है, और वहां पे लोगों को अनभिज्ञ रखा जाए और उनको कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है कि भाई ये बुर्जियां क्यों ला जा रही, तो लोग अपना अपना अनुमान लगा रहे हैं, इसलिए लोग हड़कंप है। बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा जो है अभी विस्थापित हो रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ से लेके कुल्लू तक बड़ी मुश्किल से ये सारा उपजाऊ भूमि है, लोग विस्थापित हुए हैं। अब दूसरी बार भी बहुत सारे तकरीबन 50% से भी ज्यादा लोग द्वारा उनको विस्थापन जो है वो झेलना पड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर बनाए थे। मैं हमेशा ये बात उठाता आया हूँ कि सबसे बड़ा अगर अन्याय पूरे भारतवर्ष में ये कंपनसेशन को लेकर अगर हुआ है, चाहे वो 4 गुना मुआवजा को लेकर है, चाहे रिसेटलमेंट या रिहेबिलिटेशन को लेकर है, चाहे जो डिविजनल कमिश्नर के पास 5 से 8 सालों से ये केस अपील के जो लटके हैं, वो सबसे बड़ा अगर नुकसान कहीं पे हुआ तो वो हिमाचल में 2015 के बाद हुआ है। क्योंकि यहाँ की जो नोटिफिकेशन है वो फैक्टर 1 की है, 2 गुना की गई है, जो कि बहुत बड़ा अन्याय है। इसके बारे में हाई कोर्ट्स कह चुकी हैं, केंद्र की सरकार कह चुकी है, मोदी जी कह चुके हैं, गडकरी जी कह चुके हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर 1 किसी भी हालात में नहीं लग सकता, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे फैक्टर 2 लगाया जाएगा, यानी कि 4 गुना का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला ही नहीं है, और मुझे लगता है यही हाल अब रेलवे में भी होने वाला है, क्योंकि जो इसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो स्टेट गवर्नमेंट ही होगी, और जो इसके रेट्स को जिस तरह NH एक्ट में जो इसमें प्रावधान है उन्होंने किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने किया था, इसमें भी जो फैक्टर है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। सर्कल रेट पहले ही डाउन है और 2-3 साल पहले तो और डाउन कर दिए गए थे, क्योंकि ये रेलवे लाइन जो है सड़क से तकरीबन 100 मीटर ज्यादा है, तो वहां रेट आधे रह जाते हैं। लोग विकास के विरोध में नहीं है, लेकिन विकास कुछ ही लोगों को सिर काट कर किए जाएं, ये मैं समझता हूं कि बहुत गलत है और बहुत बड़ी दुख भरी बात है। मकसद ये है कि 2013 का जो कानून है उसको जमीन पे उतारा जाए। अब 1894 का जो भूमि अधिग्रहण कानून क्यों बदला था? ताकि लोगों को उनका सही मुआवजा मिल जाए। मैं उदाहरण के तौर पे समझाता हूं कि भाई अगर आज एक भूमि की कीमत 100 रुपए है, तो सर्कल रेट से उसको 30 रुपए ही मिल रही है, 40 रुपए मिल रही है। अगर आपको इसको 1 गुना मिलता है तो 100 का 100 रुपया ही रह गया, 30 का 30 रुपया ही रह गया। और अगर आपको 2 गुना हुआ तो 30 दूने 60 रुपए मिले, और अगर 4 गुना भी कर दिया आपने तो 120 मिले, जबकि उसकी जो मार्केट रेट है वो 100 रुपए। मंशा ये थी कि 100 के बदले में उसको 400 रुपए मिले, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, उस जमीन को खरीद सके। आज आप देखिए कुल्लू, मनाली, जिला मंडी और बल की जो भूमि जो है, आज जो एक बिस्वा जमीन खरीदना भी बहुत महंगा हो गया। और अभी जो आपको मुआवजा जो NH से मिला और जो अभी रेलवे से मिलने जा रहा है, तो इससे तो बहुत ही अन्याय लोगों के साथ होगा। इसमें मुआवजा राशि बहुत ज्यादा लोगों को मिलने वाले नहीं है, क्योंकि सर्कल रेट पहले से ही कम है और कानून में प्रावधान है कि लोगों को मार्केट रेट दिया जाए, लेकिन ना अधिकारी समझने वाले हैं ना सरकार समझने वाली है। तो इसलिए मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि अपने अधिकारों के बारे में अपने आप को अवेयर रखें, और जैसे ही नोटिफिकेशन अगर इसकी होती है, जो सेक्शन 20A है रेलवे एक्ट का, महीने के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस दी जाए, और अपने सरकार और अपने नेताओं से गुहार करें कि भाई ये फैक्टर 2 जो है वो लगाया जाए, जो 1 अप्रैल 2015 को जो फैक्टर 1 लगाया था उसको क्वैश करें, उसको खत्म करें।
और फैक्टर 2 जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो करे। हालांकि कल दिन अब हाई कोर्ट में भी ये विडंबना है कि पिछले 10 साल से हाई कोर्ट में केस है, वो भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीएम है, डीसी हैं, रेलवे के अधिकारी हैं, वो ज्वाइंट मीटिंग लोगों के साथ करें, बातचीत करें और लोगों की जो समस्या उनको सुने, और हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोग दे सकते हैं आपके रीअलाइनमेंट के बारे में। जैसे कि मुझे बताया गया है कि बनाला से जो ट्रेन है वो वहां तक टनल तक आएगी और उसके बाद कुल्लू की तरफ जो है दलासनी की तरफ चली जाएगी तकरीबन 1 किलोमीटर, और फिर वो दोबारा वापस आएगी। तो भाई अगर उसको फिर उसके बाद पूरा टकोली नगवाई को बर्बाद करते हुए और जो हुरला में फिर उसको पार किया जाएगा। तो ये अगर वो सीधी ट्रेन, अगर आप एक बार उसको दरिया पार ले गए, अगर आप सीधे हुरला ले जाए और वहां से आपकी जमीन, आप देखिए जमीन भी उपलब्ध है, कोई मकान भी उसमें ज्यादा नहीं है, आपको 2 फ्लाईओवर या जो ओवर ब्रिज है वो भी नहीं बनाने पड़ेंगे। तो इस तरह से चीजें बैठ कर लोगों के साथ करके और भी अच्छा हो सकता है, ताकि रेलवे का काम भी सुचारू रूप से हो, जल्दी हो, और लोगों का भी अननेसेसरी जो नुकसान है वो ना हो। जो उपजाऊ जगह है आपकी नगवाई टकोली की, इस पूरे इलाके में आप दोबारा लोगों को उजाड़ रहे हैं, लोगों की भूमि का अधिग्रहण कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो अभी अपना घर सेटल किया था, घर बनाया था, आप उनको उजाड़ रहे हैं। मैं बहुत सारे परिवारों से मिले हैं, वो बहुत चिंतित हैं और बहुत व्यथा में है कि जी अब दूसरी बार हम पैसा कहाँ से लाएंगे, घर कैसे बनाएंगे, जमीन जो है वो आसमान छू रही है, हम दोबारा जमीन कैसे करेंगे। तो मेरा यही सरकार से और प्रदेश सरकार से, शासन प्रशासन से है कि इस तरह से जबरदस्ती आप बिना बताए लोगों के आप जो ये कार्रवाई कर रहे हैं, ये गलत है। लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, लोग कोई इसके विरोध में नहीं है और मिल बैठकर जो है इसका अच्छा समाधान निकल सकता है और लोगों को भी सही मुआवजा मिल सकता है और रेलवे का काम भी सुचारू रूप से किया जा सकता है। लोगों को मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि भाई आप इसके बारे में अवेयर रहें, अपने मुश्तरके खाते जहां हैं उनको, कागजों को आप अपना ठीक करें, फैक्टर 2 की डिमांड करें अपने नेताओं से, और जो भी हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं और एसडीएम डीसी वगैरह को मिलके अपने ज्ञापन दें और अपनी बात उनसे रखें, ताकि और पूरा सहयोग करें रेलवेज का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इस बारे में। और प्रदेश और केंद्र की सरकार से यही कहना चाहता हूं, खास करके प्रदेश सरकार के, क्योंकि जो इसका जो मार्केट रेट का जो निर्णय करेगा वो प्रदेश की सरकार करेगी, जैसे कि एनएच एक्ट में किया गया था। तो कम से कम इसमें फैक्टर 1 ना लगाएं, ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर 2 लगाएं, और जो आपकी पहली नोटिफिकेशन 1 अप्रैल 2015 की है उसको क्वैश करें, उसको कैंसिल करें। और जो इंडियन स्टैंप एक्ट है उसके मुताबिक जो मार्केट रेट है अपने एसडीएम्स को, एलईओज को ग्राउंड पे भेजें और उस हिसाब से देखें कि जमीन में कीमत क्या है। केवल सिर्फ सर्कल रेट पे मत जाएं या रजिस्ट्रियों पे मत जाएं, क्योंकि सबको मालूम है कि रजिस्ट्रियां लोग हमेशा कम पैसों की करवाते हैं। तो इसलिए इसमें प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। और लोगों में जो हड़कंप मचा है जानकारी के अभाव से, बुर्जियों एकदम लगाने से लोग लगे हुए हैं और वहां मजदूर हैं वो उसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनको लोगों को क्लैरिफाई करें कि भाई ये किस चीज की बुर्जियां लग रही हैं। और अगर आप बाद में ऑब्जेक्शन सुनते भी हैं और आपने अपने बुर्जियां लगा दी है कि रेलवे लाइन इधर से ही जाएगी और ऐसे ही जाएगी, तो मेरे को लगता है लीगली और टेक्निकली भी बाद में ऑब्जेक्शन सुनने का तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है। और रेलवे अथॉरिटी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बताएं कहाँ पर रेलवे लाइन जा रही है और कहाँ पर आप यार्ड अगर बना रहे हैं, ताकि लोग अपना बंदोबस्त अभी से करना शुरू कर दें। और जहां जहां लोगों से मिलके ये देखिए कि रीअलाइनमेंट कहाँ हो सकती है, जिससे कि रेलवे को और जो टैक्स पेयर का पैसा है वो लोगों को बचेगा। और आखिर में केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, भूमि अधिग्रहण 2013 जो कानून 120 सालों के बाद बना, उसको धरातल पर उतारो, जबकि बाकी स्टेट्स ने सबने अपने अपने जितने भी फैक्टर लगाए थे उनको अमेंड कर लिया। मुझे समझ में नहीं आता है, मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं, कोई भी सरकार है उनको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर 1 नहीं लग सकता, फैक्टर 2 लगेगा। और इसके बारे में मोदी जी और गडकरी जी भी चाहते हैं कि ये फैक्टर जो है वो सही लगाया जाए ताकि लोगों को न्याय मिल सके।